अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द कॉमर्स अकेडमी। आज फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंटिंग की पहली क्लास है, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या? जिस तरह से आज से पहले हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़कर आ चुके हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एक सब्जेक्ट जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैथ्स। तो मैथ्स के अंदर अगर हम बात करें कि मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, तो मैथ्स में हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो एक और सब्जेक्ट हमने पढ़ा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा ही है, क्योंकि हर सब्जेक्ट एक स्टडी के लिहाज से जाना जाता है कि हर सब्जेक्ट में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होते हैं अकाउंटिंग कुछ मैथमेटिक्स होगी या अकाउंटिंग में कुछ बिज़नेस होगा। यानी अकाउंटिंग के बारे में बहुत सारे बच्चों को यही नहीं क्लियर कि असल में अकाउंटिंग होती क्या है। और अगर आपको भी नहीं पता तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है, आपकी ये अकाउंटिंग की पहली क्लास है। इससे पहले आपने ज़िंदगी में कभी अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग में होता क्या है। तो 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज़ करके सोच सकते हैं कि अकाउंटिंग में असल में है क्या। तो आप एक अपना गैस लगाएँ और यहाँ से फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जिस तरीके से मैंने आपसे बात करी कि मैथ्स में हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, और अगर हमने एक और सब्जेक्ट कभी अपने स्कूल में पढ़ा होगा बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते थे, लिविंग थिंग्स। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि अकाउंटिंग क्या है, तो आप डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको 2 वर्ड्स के अंदर बता दिया, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, केमिकल रिएक्शंस, नंबर्स, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो अकाउंटिंग असल में क्या है, तो ये आज हमने पढ़ना है। तो आपने अपना गैस तो लगा लिया होगा। अब इससे आगे मैं आपको बताता हूँ। तो अकाउंटिंग के बारे में अगर पूछा जाए कि अकाउंटिंग क्या है, तो सिंपल वर्ड्स हम बोलेंगे अकाउंटिंग हिसाब किताब का तरीका है। हिसाब किताब का तरीका। तो अगर आपसे कोई बोले अकाउंटिंग क्या है, तो हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग असल में हिसाब किताब का तरीका है। तो हिसाब किताब का तरीका, यहाँ पर एक वर्ड आया हिसाब किताब। इसका क्या मतलब होता है, तो हिसाब किताब कोई ऐसा वर्ड तो है नहीं जो हम ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुन रहे हो। हिसाब किताब तो हमने बहुत बचपन से सुनते हुए आए कि फ़ादर जो हैं वो एक हिसाब रखते हैं कि उनके पास कितने पैसे उन्होंने कमाए, कितने पैसे खर्च हुए, कहाँ कहाँ पैसे गए। सिर्फ फादर ही नहीं, आप भी तो अपना हिसाब रखते हैं कि आपके पास कितनी पॉकेट मनी आई, और वो फिर पॉकेट मनी आपने कहाँ खर्च करी, पॉकेट मनी से आपने क्या क्या चीज़ें ली। तो वो तमाम चीज़ें, अब आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, वो तमाम आपके जो खर्चे हैं उसका भी तो आपको हिसाब रखते हैं। इसका मतलब अकाउंटिंग, तो अगर मैं कहूँ कि ये हिसाब किताब का तरीका है, तो इसमें जो हिसाब किताब का वर्ड है ये कोई नया वर्ड तो नहीं। हिसाब किताब तो आप और हम और हर बंदा हिसाब किताब तो बचपन से ही करते हुए आ रहा है। अभी आपने पॉकेट मनी के लिहाज से हिसाब करा है, और फ्यूचर में जाके आप कोई भी काम करेंगे तो अपना हिसाब रखेंगे। घर में मौजूद आपकी मदर जो है वो भी एक हिसाब रख रही हैं, और यहाँ पर आप भी हिसाब रख रहे हैं। तो हिसाब किताब से कोई बचा हुआ तो नहीं है। तो अगर हिसाब किताब ही सिर्फ अकाउंटिंग है, तो ये हिसाब किताब तो सबको ऑलरेडी आता है। हिसाब किताब की क्या ज़रूरत है पढ़ने की। तो अकाउंटिंग तो इसका मतलब है हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। यानी हिसाब किताब तो सबको ऑलरेडी आता है, तो अकाउंटिंग पढ़ के ऐसा क्या ख़ास हो जाएगा कि हिसाब किताब को हमें सीखना पड़ेगा क्या। ये तो हम सबको पहले से आता है। तो इसका जवाब है कि भाई, जो हिसाब किताब आप या आपके फादर करते हुए आए हैं, ये हिसाब किताब वो ही खुद समझ सकते हैं। यानी आपने जो अपना हिसाब रखा हुआ होता है, क्योंकि आपकी पॉकेट मनी के अंदर बहुत सारे पैसे तो नहीं है, यानी इतने तो नहीं है या इतने एक्सपेंसेस तो नहीं है कि आपसे हिसाब याद ही नहीं रखा जाए। तो वो हिसाब आप अपने जहन में रख लेते हैं। हाँ, आपकी मदर को जो आपके फादर ने पैसे दिए हैं कि आपने ये पैसे अलग अलग जगह पर खर्च करने हैं, एक्सपेंडिचर्स करने हैं उन पैसों के, तो आपकी मदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी, एक डायरी बना लेंगी, और उस डायरी के अंदर तमाम एक्सपेंसेस जो उन्होंने आपकी फ़ी के एक्सपेंस पे करें, या उन्होंने हाउस होल्ड में जो एक्सपेंस पे करें, या इसके अलावा घर का कोई रेंट दिया है, कोई यूटिलिटीज़ दी हैं, बिल्स दिए हैं, तो वो तमाम चीज़ें वो लिख लेंगी कि भाई फ़ीस गई है 10,000 और हाउस रेंट गया है 50,000। ऐसे करके वो तमाम हिसाब रख लेंगी, और वो जब भी फादर उनसे पूछेंगे हिसाब तो वो उसको बता देंगी। लेकिन क्या इसी तरीके से हिसाब जैसे उन्होंने रखा है, हर कोई ऐसे हिसाब रखता होगा? आपकी मदर का हिसाब रखने का तरीका अलग होगा, मेरी मदर का हिसाब रखने का तरीका अलग हो सकता है, और दुनिया में जो भी कोई हिसाब रख रहा है सबका हिसाब का तरीका अपना अपना होगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है
कि जब सब ने हिसाब रखना है अपने लिए तो सब अपने अपने तरीके से हिसाब रख लें, तो इसमें बुराई ही क्या है। यानी कि बिना पढ़े, मेरी मदर ने तो कोई अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, वो भी हिसाब रख रही हैं, ठीक। और आपकी मदर ने भी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, वो भी हिसाब रख रहे हैं। और अगर हम चलें बिज़नेस पे चलते हैं, तो एक अंकल हैं जो एक ठेला चलाते हैं। तो उनका जो ठेला है वो उनका बिज़नेस ही तो है। वो ठेले के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। वो अपना हिसाब किताब क्या करते हैं, एक डायरी में वो तमाम हिसाब लिख लेते हैं जो उनके बिज़नेस में एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं। तो ये हिसाब किताब जो है वो भी तो रख रहे हैं। क्या उन्होंने, इन अंकल ने अकाउंटिंग पढ़ी होगी क्या? नहीं, ये तो बेचारे अंकल कभी स्कूल भी नहीं गए थे, तो इन्होंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन ये अपना हिसाब किताब रख रहे हैं बस अपने तरीके से। तो क्या हिसाब किताब रखने का कोई ख़ास तरीका होना चाहिए? तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहला सवाल जो हमारा था कि अकाउंटिंग होती क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि अकाउंटिंग को हमने बोला कि अकाउंटिंग है हिसाब किताब रखने का तरीका, जिसमें से हमने बोला हिसाब किताब तो हर कोई रख रहा है, ठीक है। तो हिसाब किताब के लिए, हिसाब किताब का अगर तरीका ही अकाउंटिंग है, तो हमें अकाउंटिंग पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो अब यहाँ पर सवाल आया, वाई वी नीड टू स्टडी अकाउंटिंग, हमें अकाउंटिंग पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो अब यहाँ पर हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि अकाउंटिंग पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या है। तो असल में जो बात हमने ऊपर करी कि अकाउंटिंग बिना पढ़े हर कोई जब हिसाब रख रहा है, तो अकाउंटिंग पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो अब ये होता ये है कि दुनिया में मौजूद हर बंदा अपना हिसाब रख रहा है, लेकिन वो जिस तरह से हिसाब रख रहा है वो उस इंसान को खुद ही समझ आता है, उसके अलावा कोई और उस हिसाब को नहीं समझ सकता। यानी आपकी मदर का हिसाब लिखा हुआ हिसाब वो सिर्फ वो खुद समझ सकती हैं। मेरा लिखा हुआ हिसाब वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, और कोई और किसी भी, ये जो ठेले वाले अंकल हैं, ये इनका हिसाब ये खुद समझ सकते हैं। तो हर बंदा अपना हिसाब खुद समझ सकता है। तो हमने कहा कि हिसाब किताब हर शख्स अपने लिहाज से रख रहा है, लेकिन क्या ये जो अंकल हिसाब रख रहे होंगे, ये कैसे हिसाब रखते होंगे? आपने कभी ऑब्ज़र्व करा होगा कि आप कभी छोटे से बिज़नेस किसी शॉप के ऊपर जाते होंगे, तो शॉपकीपर की एक डायरी होती है, वो उस डायरी के अंदर अपना सारा हिसाब लिख रहा होता है कि मैंने कितने पैसे किससे लेने और कितने पैसे किसको देने। कोई कोई कस्टमर उनके पास आता है जो उधार पर सामान लेकर जाता है, तो वो उसके अंदर लिख लेते हैं कि इतने पैसे इस बंदे से लेने हैं, ठीक है। वो उस तरह से अपना एक हिसाब मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन ये जो, क्योंकि उनका बिज़नेस अभी एक सिर्फ दुकान तक महदूद है, तो वो इस तरह से हिसाब रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका बिज़नेस बड़ा होगा, तो क्या ये ऐसे हिसाब रखना पॉसिबल होगा? क्योंकि आप अब दुकान में डील नहीं कर रहे, अब आपका बिज़नेस बहुत बड़ा है। एक ही दिन के अंदर आपके हज़ारों मामलात ऐसे होते हैं जहाँ आपको कहीं किसी को पैसा देना होता है, कहीं किसी से पैसा लेना होता है, और कहीं आप किसी से पैसा बाद में लेंगे या बाद में देंगे, उन तमाम चीज़ों का हिसाब रखना होता है। तो इसका मतलब ये है कि हिसाब किताब जो हर कोई रख रहा है, वो एक तो ये वजह हो गई कि अभी उसका हिसाब किताब इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि बिज़नेस छोटा है। तो बिज़नेस छोटा होते हुए बिना अकाउंटिंग पढ़े ही उस हिसाब को रख भी सकते हैं। लेकिन जैसे बिज़नेस बड़ा होगा, तो वो उस तरह से हिसाब नहीं मेंटेन कर पाएगा जिस तरह से वो इससे पहले करता हुआ आ रहा है, क्योंकि एक ही दिन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस वो करेगा, थाउजेंड्स, उसको किसी से पैसे लेने होंगे, किसी को पैसे देने होंगे। दूसरी बात यहाँ जो निकलती है, पहली चीज़ तो हो गई कि आपके पास जो डेटा होगा वो बिग हो जाएगा ना। तो बिग डेटा एक रीज़न हो गया कि आपको अकाउंटिंग को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ जब तक आपका डेटा छोटा है, आपका बिज़नेस छोटा है, तब तक तो आप मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा रीज़न, दूसरों से आप अपना डेटा शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। जो डेटा है वो आप शेयर नहीं कर सकते। डेटा शेयरिंग पॉसिबल नहीं होगी, अलाउड नहीं है, या पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपने जो डेटा रखा हुआ है इससे पहले, वो डेटा आपने ऐसे रिकॉर्ड करा हुआ है कि जिसको आप खुद समझ सकते हैं। यानी ऐसा हिसाब है आपकी शॉप का कि जिसको आप समझ सकते हैं। तो फिर मसला क्या है? मेरा बिज़नेस है, मैं खुद समझूँ बस काफ़ी तो है। तो आप बोलें सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप कह रहे हैं कि डेटा जो है वो शेयर नहीं कर सकते, तो हमें शेयर करने की ज़रूरत क्या है? हमें तो डेटा छुपा के रखना चाहिए ना। तो भाई ऐसा नहीं होता। जब आप अपना बिज़नेस बड़ा करते हैं तो आपको अपने बिज़नेस के डेटा को पब्लिक करना होता है। तो ये पब्लिक करने का मतलब क्या है? डेटा पब्लिक होगा।
डेटा पब्लिक करने का मतलब ये है कि आप अपने बिज़नेस का जो हिसाब है, यानी आपके बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है, आपके बिज़नेस के पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनके पास कितनी वैल्यू की हैं, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाना है। तो अब आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ज़रूरत है हमें लोगों को दिखाने की। तो अब मैं एक बात आपसे करता हूँ, आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि लोग किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या आपसे मैं कहूँ, एक ABC कंपनी है, उसके अंदर आप जाकर इन्वेस्ट करते हैं। तो आप मुझसे बोलेंगे नहीं कि आप ABC कंपनी को जानते हैं क्या? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आप जाके इन्वेस्ट कर दें? तो आपने ABC कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा और ABC कंपनी लॉस में चली गई, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। तो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप तो चाहेंगे कि आपको प्रॉफिट मिले। आप चाहते हैं ना कि आप कहीं पर पैसा लगाएं तो उसके बदले आपको प्रॉफिट हासिल हो। तो अगर आपको मैंने बोला है कि ABC कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करें, तो आपका सवाल यही बनना चाहिए, क्या ABC कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना बेटर है? तो क्या हमें कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, इसका डिसीज़न हम ऐसे ही थोड़ी ले लेंगे। कंपनी के बाहर जाके खड़े हो जाएं कि बोलें भाई ये देखें कंपनी की बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, इसका मतलब ये कंपनी जो है वो अच्छी है। तो ऐसा आप बोलते हैं अच्छी कंपनी है, नहीं होता। कंपनी की आपको देखनी होती है वो कंपनी बिज़नेस कैसा करती है। तो कंपनी बिज़नेस कैसा करती है, कितना पैसा कमाती है, क्या उसके प्रॉफिट्स हैं, ये पता करने के लिए आपको उसके रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा। कौन सा रिकॉर्ड? वही डेटा जो उस कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है, वही हिसाब किताब। उस हिसाब किताब को अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई उस कंपनी का ज़रा हिसाब किताब तो देखें। आप हिसाब किताब क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप ये देखना चाह रहे हैं कि वो कंपनी क्या करती है, कैसे प्रॉफिट कमाती है, उस कंपनी का क्या प्रॉफिट है, अगर मैं उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो अब आप चाह रहे हैं उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना तो चाह रहे हैं, लेकिन आप उस कंपनी के अंदर ये देखेंगे कि उसके प्रॉफिट्स क्या हैं। और प्रॉफिट देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? कंपनी का डेटा। और कंपनी का डेटा देखना होगा, यानी कि कहाँ मिलेगा वो? उनके हिसाब किताब में। तो हिसाब किताब अगर उस कंपनी ने उस ज़बान में रखा हुआ है या उस लिहाज से रखा हुआ है जो उसको खुद समझ आती है, तो फिर क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे? तो अंडरस्टैंडिंग आपकी कुछ बनेगी ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने कैसा हिसाब रखा हुआ है, अपनी ही ज़बान में, अपने ही तरीके से, तो आपको उसकी कुछ समझ नहीं आएगी। तो आपने कंपनी का हिसाब देखा, वो तो उन्होंने अलग तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि हर बंदा भी क्या कर रहा था, बिना अकाउंटिंग पढ़े अपना हिसाब रख रहा था। तो अब यहाँ पे मसला हो गया कि कोई बंदा कंपनी में इन्वेस्ट करे या नहीं करे, उसका तो वो डिसीजन ही नहीं ले सकता, क्योंकि कंपनी का हिसाब किताब रखने का तरीका ही क्या है अभी गलत। तो अब हुआ ये कि दुनिया के अंदर ये इश्यूज़ आने लग गए कि अकाउंटिंग पढ़े बिना जो जो हिसाब किताब रखेगा उसका हिसाब कोई और नहीं देख सकता। यानी कि जो हमने बात करी थी कि डेटा की शेयरिंग पॉसिबल नहीं है, यानी कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो किसी से कंपनी शेयर नहीं कर सकती। अकाउंटिंग के तरीक़ों के बिना अगर उसने रिकॉर्ड कर लिया तो वो डेटा सिर्फ, वो रिकॉर्ड सिर्फ उसके अपने लिए हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ द कंपनी वो नहीं जा सकता। तो जिस पे आपने ऑब्जेक्शन करा कि सर कंपनी से बाहर उस डेटा को ले जाने की ज़रूरत ही क्या है, तो मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई कि भाई कंपनी से बाहर क्यों ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी भी चाहती है, ये ABC कंपनी चाहती है कि लोग उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, और लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या देखेंगे, उनके प्रॉफिट्स देखेंगे, और प्रॉफिट्स देखने के लिए उन्हें क्या देखना होगा, कंपनी का रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के लिए हिसाब किताब। हिसाब किताब लोगों को समझ आना चाहिए, तभी वो उसके अंदर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी होगी तो वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, अपने हिसाब किताब को रखने के लिए वो प्रॉपर तरीके से उसको रखेंगे। कौन सा तरीका? तो वो तरीका जो अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि अकाउंटिंग को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ताकि हम वो हिसाब किताब का तरीका सीख सकें। कौन सा तरीका? हिसाब किताब का तरीका। वो हिसाब किताब किस तरीके से रखा जाए, मैंने आपसे पहले डिस्कस करा, हर बंदा हिसाब किताब अपने ही तरीके से रख रहा है, लेकिन आपने देखा कि सब अपने ही तरीके से हिसाब किताब रखेंगे तो फिर मामला आगे चल नहीं पाएगा। हर बंदे को हिसाब किताब उस तरीके से रखना है जो एक अकाउंटिंग में हिसाब किताब रखने का तरीका बताया गया है कि आपने हिसाब ऐसे रखना है। जब वो सारे लोग उस अकॉर्डिंगली हिसाब रखेंगे, उस तरीके के अकॉर्डिंग हिसाब रखेंगे, तो हर किसी को हिसाब समझ आ जाएगा। यानी कि एक कराची में बैठा हुआ शख्स
किसी लंदन की कंपनी का भी रिकॉर्ड समझ सकेगा। यानी लंदन के अंदर बैठा हुआ जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसके बिजनेस को कौन समझ रहा है, जो कराची में बैठा हुआ है। इंडिया का एक बिज़नेस है, उसको आप पाकिस्तान से बैठकर समझ सकेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर हैं आप, उस बंदे ने बिज़नेस कहाँ कर रहा है, वो इंडिया में, लेकिन क्योंकि उसका बिज़नेस का रिकॉर्ड अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो आप उसके बिज़नेस को समझ सकेंगे कि उसका बिज़नेस प्रॉफिट कर रहा है या लॉस, क्योंकि आपको भी अकाउंटिंग आती है और उस बंदे को भी अकाउंटिंग आती है। यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन होगा वो आपको अगर आता है तो आप बिज़नेस दुनिया में मौजूद हर बिज़नेस को समझ सकते हैं, क्योंकि आपको अकाउंटिंग आती है। तो इसका मतलब कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो अपना रिकॉर्ड अकाउंटिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करें, ताकि पूरी दुनिया में मौजूद हर शख्स उनका रिकॉर्ड समझ सके। तो हमारे यहाँ पर पहला सवाल था कि अकाउंटिंग में होता क्या है, तो हमने उस पहले सवाल का जवाब आपको बता दिया कि कंपनी हिसाब किताब रखने का तरीका जो है वो अकाउंटिंग है। दूसरा सवाल आपके जहन में आया था कि भाई सब अपने अपने तरीके से कर लें तो मसला क्या है, तो फिर मैंने आपको बता दिया कि मसला क्या है। तो इसका मतलब यहाँ तक आपको इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई होगी। तो हम इससे आगे फिर बढ़ते हैं। आपने सोचा होगा कि सर व्हाट इज़ अकाउंटिंग, के जवाब में तो आपने बता दिया कि अकाउंटिंग हिसाब किताब रखने का तरीका है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, जो कि आम तौर पे हम जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो भाई ये आ गई उसकी डेफिनेशन कि अकाउंटिंग इज़ दी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई। हाँ, ये भी एक अकाउंटिंग की डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। तो अब इसके अंदर आप सोच रहे होंगे ये कैसी डेफिनेशन है, क्या मतलब है इसका। अगर इसके अंदर हम हर डेफिनेशन को ट्रांसलेट करके देख रहे होते हैं, तो अगर हम इसको देखें तो भाई लैंग्वेज का मतलब आपको पता होगा कि लैंग्वेज का मतलब होता है ज़बान, और बिज़नेस का मतलब होता है कारोबार। तो क्या अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस का मतलब ये है कि अकाउंटिंग कारोबार की ज़बान है? तो ये तो कोई बात समझ नहीं आई। तो आए पहले इस बात को समझते हैं कि अकाउंटिंग किस तरीके से बिज़नेस की लैंग्वेज है। तो इसके लिए आपको पहले ये दो टर्म्स समझनी पड़ेंगी कि लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज क्या होती है और फिर बिज़नेस क्या होता है। तो हम पहले बिज़नेस पढ़ते हैं। बिज़नेस क्या है? एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी लीगल एक्टिविटी, तो पहली चीज़ तो ये लीगल एक्टिविटी क्या है, तो भाई एक्टिविटी से मतलब होता है कोई भी काम। तो कोई भी काम यानी कि एक्टिविटी, लीगल से मुराद है वो लीगल भी हो यानी कि कानूनी कोई काम हो, ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं हो तो वो इलीगल एक्टिविटी हो जाएगी। तो कोई भी लीगल एक्टिविटी, अंडरटेकन मतलब की जा रही है, कोई भी लीगल एक्टिविटी जो की जा रही है विद द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद। तो कोई भी लीगल एक्टिविटी, कोई भी लीगल काम जो किया जा रहा है किस मकसद से, ऑफ अर्निंग। अर्निंग का मतलब कमाना, ठीक है, क्या मकसद है, कमाने के मकसद से। कोई भी काम जो किया जा रहा हो क्या कमाने के, प्रॉफिट कमाने के लिहाज से। प्रॉफिट मतलब मुनाफा, तो प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी काम किया जा रहा है वो क्या होता है, बिज़नेस। तो कोई भी काम, अब आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये भी एक्टिविटी तो है ना, लेकिन क्या ये एक्टिविटी आप जो कर रहे हैं ये पैसे कमाने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, तो नहीं, ये आप काम प्रॉफिट कमाने के लिए तो नहीं कर रहे। इसका मतलब आपका इस वीडियो को देखना बिज़नेस नहीं है। लेकिन कोई एक और बंदा जो कोई दुकान चला रहा है वो ये काम क्यों कर रहा है, क्या मकसद है उसका, जी उसका मकसद है प्रॉफिट कमाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका वो काम बिज़नेस है। एक अंकल हैं जो कि एक गाड़ी चला रहे हैं, तो वो गाड़ी क्यों चला रहे हैं, वो गाड़ी में अपनी फैमिली को लेकर जा रहे हैं। तो क्या वो फैमिली को इसलिए लेकर जा रहे हैं कि वो उससे प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं। तो इसका मतलब उनका गाड़ी चलाना बिज़नेस नहीं है। लेकिन एक और है बंदा, उबर ड्राइवर, करीम ड्राइवर, तो वो भी गाड़ी चला रहा है, ठीक है, लेकिन क्या उसकी गाड़ी चलाने का मकसद प्रॉफिट कमाना है, तो जी हाँ, उसका मकसद प्रॉफिट कमाना है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो बिज़नेस हो गया। तो कोई भी काम जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो वो बिज़नेस है, ठीक। तो मैं इसकी बहुत अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर अपने घर के अंदर एक बंदा रोटी बना रहे हैं, तो वो रोटी बनाना उसका प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं है, वो रोटी उसको बना के खुद खानी है, तो वो उसका बिज़नेस नहीं है।
लेकिन वही रोटी अगर वो बाहर जाकर किसी होटल पे बनाए और लोगों को बेचे तो वो उसका क्या हो जाएगा, बिज़नेस। तो ये बिज़नेस है, ठीक। तो हमने एक चीज़ तो इसमें से पढ़ ली, बिज़नेस क्या है, ठीक। दूसरी टर्म जो हमारे पास थी वो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज किसको कहते हैं? अब आप बोलेंगे लैंग्वेज ज़बान को कहते हैं ना, इसमें इतनी पढ़ने वाली बात क्या है? नहीं, आप इस बात को समझें, लैंग्वेज किस चीज़ को कहते हैं वो आपको अभी नहीं पता, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो लैंग्वेज एनी मीडियम बाय विच इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू अदर्स। एनी मीडियम, कोई भी मीडियम कहते हैं ज़रिए को, ठीक। यानी कि अगर हम बोलें कि आपके स्कूल से घर जाने का क्या ज़रिया है, तो आपने बोला सर हम तो वैन से जाते हैं, तो वैन क्या है आपका, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक। तो मीडियम क्या होता है, कोई भी ज़रिया। तो कोई भी ज़रिया, कोई भी मीडियम बाय विच इंफॉर्मेशन मतलब मालूमात, इन्फॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेट का मतलब दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को बताना, टू अदर्स। तो कोई भी ज़रिया जिससे मालूमात दूसरों तक पहुंचाई जाए वो कहलाता है लैंग्वेज। तो एनी मीडियम बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड टू अदर्स इज़ लैंग्वेज। तो अगर मैं आप तक अभी मालूमात पहुंचा रहा हूँ, आप काफ़ी देर से वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या पता चल रहा है, आपको एक मालूमात आप तक पहुँच रही है। तो मैं कौन सी ज़बान में आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो मैं हिंदी उर्दू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आपसे उर्दू ज़बान कह रहा हूँ, तो इसका मतलब उर्दू क्या है, लैंग्वेज। क्योंकि मैंने आप तक वो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, उस इन्फॉर्मेशन को मैंने आप तक पहुँचाया, आपको कम्युनिकेट करा, किसके ज़रिए, उर्दू के ज़रिए। तो उर्दू क्या हो गई, लैंग्वेज, ठीक। तो अगर आप रोड पे जा रहे होते हैं, एक रोड पे जाते हैं, तो आपके पास सिग्नल्स लगे हुए हैं, उसमें 3 तरह की लाइट्स हैं, ठीक। कौन कौन सी हैं, येलो, ग्रीन और रेड। तो जब रेड लाइट जलती है तो उसका मतलब क्या होता है, रुक जाएं, रुक जाएं। तो आप तक मालूमात पहुंचाई गई, ठीक, किससे, ये लाइट जलाकर, कि रेड लाइट जली है तो रुक जाएं। तो ये मालूमात आप तक पहुंचाई गई, इसका मतलब ये लाइट जलाना भी क्या एक लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम कहीं पेट्रोल पंप जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है या वहाँ पर एक डिज़ाइन बना हुआ होता है, आपने देखी होगी, एक पिक्चर है जिसमें लिखा हुआ है सिगरेट बनी हुई है और उस पर क्रॉस जला हुआ है, या वहाँ पर कि आपको वहाँ से दिख रहा है कि आपने इस पेट्रोल पंप पे सिगरेट नहीं जला सकते, तो वो आपको मालूमात पहुँचा दी गई है। तो इसका मतलब सैम्पल्स भी क्या लैंग्वेज होते हैं, जी, सैम्पल्स भी एक लैंग्वेज है, कोई भी चीज़। और इसी तरीके से अगर आप कहीं बैठे हुए हैं और आपको आपकी मदर ने कोई बात पहुँचानी है या उन्हें आप पे गुस्सा करना है, तो वो सिर्फ आपको आँखें ही दिखाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि ये काम नहीं करना। तो क्या मदर ने आपको कुछ बोला, नहीं, सिर्फ मदर ने आपको आंखों से घूरा था, आप समझ गए कि नहीं ये काम नहीं करना। तो इसका मतलब इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने आप तक कम्युनिकेट कर दी है, किसके ज़रिए, आंखें दिखा के। इसका मतलब इशारों की भी कोई ज़बान होती है। तो लैंग्वेज क्या है, कोई भी मीडियम जिससे हम मालूमात दूसरों तक पहुँचा दें, वो लैंग्वेज होती है। तो मेरे ख्याल से आपको लैंग्वेज अब सही मानों में समझ आ गया होगा कि लैंग्वेज किसको कहते हैं और बिज़नेस किसको कहते हैं। तो अब हम इस अपनी अकाउंटिंग की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। हमने ऊपर पढ़ी थी कि अकाउंटिंग इज़ दी लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो अब उसका मतलब हम समझते हैं जी। तो हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग इज़ दी लैंग्वेज, तो अब लैंग्वेज की जगह आपने लैंग्वेज की डेफिनेशन को यूज़ करना है और बिज़नेस की जगह बिज़नेस की डेफिनेशन को। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक। तो अब यहाँ अकाउंटिंग इज़ दी लैंग्वेज, इस वर्ड की जगह आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। तो अकाउंटिंग इज़ दी मीडियम by which information communicated to others of business। तो अकाउंटिंग क्या हुआ, एक मीडियम है जिससे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है दूसरों को, किसकी इंफॉर्मेशन, ऑफ बिज़नेस। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज किस तरह से कि अगर आपको अपने बिज़नेस के बारे में किसी को बताना है तो आप अपने बिज़नेस के बारे में किसी को बोल बोल के नहीं बताएंगे, सिर्फ आप क्या करेंगे, आपकी जो अकाउंटिंग है, जो आपका रिकॉर्ड है, जो आपने हिसाब किताब अपने पास मेंटेन किया हुआ है, वो अकाउंटिंग उस पर्सन को आप प्रोवाइड कर देंगे जो आपके बिज़नेस के बारे में जानना चाह रहा है। तो अकाउंटिंग के ज़रिए वो बंदा आपके बिज़नेस के बारे में जान जाएगा, यानी कि बिज़नेस की मालूमात किसके ज़रिए लोगों तक पहुंचाई जाती है, अकाउंटिंग के ज़रिए। तो अकाउंटिंग क्या हो गया, एक मीडियम हो गया जिससे मालूमात दूसरों तक पहुंचाई जा रही है बिज़नेस की। तो आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बिज़नेस की कुछ टाइप्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि बिज़नेस कौन कौन से होते हैं। तो बिज़नेस की पहली टाइप सर्विस बिज़नेस। सर्विस बिज़नेस क्या होता है, सर्विस बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर हम सेलिंग
सर्विसेज टू द पब्लिक। हम सर्विसेज सेल करते हैं पब्लिक को। अब पब्लिक को सर्विसेज सेल करते हैं, ये क्या काम है? तो पब्लिक को सर्विस सेल करने का मतलब है ऐसा कोई काम करते हैं जिसके अंदर पब्लिक को कोई प्रोडक्ट नहीं देते। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक है प्रोडक्ट और एक है सर्विस। प्रोडक्ट से मुराद है आप किसी बर्गर शॉप पर जाते हैं और वहाँ से बर्गर बाय करते हैं, तो बर्गर क्या है? उनका प्रोडक्ट है। लेकिन आप किसी बार्बर शॉप पर जाते हैं, हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं और वहाँ पर जाके आप अपनी हेयर कटिंग करवाते हैं, तो वो आपको कुछ दे नहीं रहा लेकिन आपसे चार्जेस तो ले रहा है। तो वो किस चीज़ के? उसने आपको अपनी सर्विस दी है। आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप एक मैकेनिक के पास जाते हैं, एक रिपेयर शॉप के पास जाते हैं, वो रिपेयर शॉप वाला आपसे गाड़ी के रिपेयर करने के पैसे लेता है। तो वो क्या कर रहा है? उसको क्योंकि गाड़ी के बारे में नॉलेज है तो वो आपको आपकी गाड़ी सही करके दे रहा है और उसके बदले चार्ज कर रहा है। इसका मतलब उसका बिज़नेस कौन सा हुआ? सर्विस बिज़नेस, क्योंकि उसने सर्विस होल्ड करी है आपको। इसी तरीके से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, तो वो सब क्या कर रहे हैं? वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे बल्कि वो सर्विस दे रहे हैं और उस सर्विस के बदले आपसे पैसे ले रहे हैं। तो उनका कौन सा बिज़नेस है? सर्विस बिज़नेस। ठीक। इसी तरीके से एक लॉयर है, तो लॉयर को हमने कोई केस बताया है, लॉयर हमारी तरफ से उस केस को लड़ रहा है, तो वो लॉयर हमसे एक फ़ी चार्ज करेगा। तो लॉयर हमें सर्विसेज दे रहा है लॉ की और वो हमसे चार्ज करेगा। तो इसका मतलब लॉयर सर्विसेज सोल्ड कर रहा है, सेलिंग सर्विसेज किसकी? लॉ की सर्विसेज। इसी तरीके से हम अकाउंटिंग फर्म्स होती हैं जो अकाउंटिंग की सर्विस देती हैं, आपके बिज़नेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करती हैं। वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रही बल्कि वो आपको आपके बिज़नेस का रिकॉर्ड रख रही है और आपसे पैसे चार्ज कर रही। तो सर्विस बिज़नेस कौन सा है? जिसके अंदर सर्विसेज सोल्ड की जा रही हैं पब्लिक को। तो ऐसे बिज़नेस आपने बहुत सारे अपने करीब देखे होंगे, जिसमें से हमने आपको बताया कि एक रिपेयर शॉप है या हेयर ड्रेसर की शॉप है, या इस तरह एक और बिज़नेस है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल भी कौन सा बिज़नेस है? जिसके अंदर वो सर्विसेज देते हैं पेशेंट्स को और चार्ज करते हैं। इसका मतलब उनका बिज़नेस भी सर्विस बिज़नेस है। बिज़नेस की पहली टाइप हमने पढ़ी सर्विस बिज़नेस। अब हम आगे बढ़ते हैं बिज़नेस की दूसरी टाइप। तो बिज़नेस दूसरा किस तरह का होता है? ट्रेडिंग बिज़नेस या मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस। ऐसा बिज़नेस जिसके अंदर हम परचेज रेडी टू सेल आइटम्स एंड सेलिंग दैम। हम परचेज करते हैं रेडी टू सेल आइटम। रेडी टू सेल आइटम मतलब ऐसी चीज़ें जो कि तैयार हैं बिकने के लिए। जैसे कि आपने ये शॉप्स देखी होंगी, आप शॉप पर गए, उनके पास बहुत सारे बैग्स रखे हुए बैग्स हैं। तो एक नॉर्मल मार्केट के अंदर जो बैग्स की शॉप होती है उसके पास बहुत सारे बैग्स रखे हुए हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं उनके पास। ठीक है, तो वो बैग्स क्या उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर करे? नहीं, उन्होंने वो बैग्स कहीं से ख़रीदे हैं। ठीक है, तो शॉप ने वो बैग्स कहाँ से ख़रीदे? किसी फैक्ट्री से। उस फैक्ट्री से बैग्स ख़रीदे उन्होंने और वो बैग्स शॉप से कहाँ पर आ गए? आपके पास। ठीक, तो आपने वो बैग ख़रीद लिए, तो उन्होंने क्या करा? शॉप वालों ने रेडी टू सेल आइटम्स ख़रीदे और उनको सेल कर दिया। तो ऐसा बिज़नेस जिसके अंदर सिर्फ रेडी टू सेल आइटम्स ख़रीदते हैं और उनको आगे बेच देते हैं, वो कहलाते हैं ट्रेडिंग बिज़नेस या मर्चेंडाइजिंग बिज़नेस। तो ऐसे बिज़नेसेस भी आपने देखे होंगे अपने करीब। तो अगर आपने स्टेशनरी शॉप देखी है, स्टेशनरी शॉप के पास जाएंगे तो वहाँ पर उनके पास बहुत सारी बुक्स और जर्नल्स रखे हुए हैं या कॉपीज़ रखी हुई हैं। तो वो जो स्टेशनरी है उनके पास बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, वो उन्होंने क्या खुद मैन्युफैक्चर करे? नहीं, उन्होंने वो आइटम्स ख़रीदे हैं और वो आपको बेच दिए। आप जब जाएंगे तो वो उनको आपको बेच देंगे। तो यानी ये क्या कर रहे हैं? ये बस उन्हीं आइटम्स को ख़रीदते हैं बल्क क्वांटिटी में और वो आपको बेच देते हैं। ठीक, तो ऐसे बिज़नेस भी आपके करीब बहुत सारे हैं। आप अपने करीब में कोई ग्रॉसरी शॉप पर भी गए होंगे तो वो ग्रॉसरी शॉप वाले क्या करते हैं? वो सारा ग्रॉसरी का सामान वो आपके पास आटा, चावल, दालें वो सब खरीदते हैं और आपको बेच देते हैं। तो वो ग्रॉसरी स्टोर क्या है? ट्रेडिंग बिज़नेस। तीसरी टाइप, अब यहाँ पर उसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है कि ग्रॉसरी स्टोर्स, क्लॉथिंग रिटेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, ये सारे क्या हैं? इसकी एग्जांपल ट्रेडिंग बिज़नेस की। थर्ड टाइप लास्ट, मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। मैन्युफैक्चर वर्ड से ही आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कुछ बनाना। ठीक, तो परचेज बिजनेस रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट दैम इनटू फिनिश गुड्स। तो अभी रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल ऐसी चीज़ है जो कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ बनाने के लिए जो इनिशियल हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसका रॉ मटेरियल कहलाता है। एग्जाम्पल, आपने बनानी है बिरयानी, तो बिरयानी बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास गोश्त होना चाहिए, बीफ है, आपके पास राइस होने चाहिए, इसके अलावा आपके पास मसाले होने चाहिए। तो ये बीफ, ये राइस, ये मसाले क्या हैं? उस बिरयानी के रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स को बाय करेंगे एंड कन्वर्ट दैम इनटू फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स जो कि रेडी हैं, रेडी टू सेल हैं। ऐसे गुड्स जो कि बिकने के लिए तैयार हैं, ऐसे गुड्स कहलाते हैं फिनिश गुड्स। तो परचेज़ करते हैं बिजनेस रॉ मटेरियल और उनको हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर और फिर उनको बेच देते हैं। इसका मतलब अभी हमारी बातों बातों में
जो बिरयानी शॉप है वो कौन सा बिज़नेस है? मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। वो परचेज़ करते हैं रॉ मटेरियल, उसको कन्वर्ट करते हैं, बिरयानी को पकाते हैं और जब वो बिरयानी तैयार हो जाती है तो वो फिर उसको बेचते हैं। ठीक, इसी तरीके से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की एग्जाम्पल लिखी हुई है। वो सारे पार्ट्स को बनाते हैं या कहीं से मंगवाते हैं और फिर उससे वो ऑटोमोबाइल बनाते हैं। कोई गाड़ी बनाएंगे और गाड़ी बनाने के बाद उस गाड़ी को आगे सेल करते हैं। इसका मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी बिज़नेस है? मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस। कोई टेक्सटाइल मिल है, टेक्सटाइल मिल क्या करती है? टेक्सटाइल मिल कॉटन लेती है और कॉटन से फिर वो पहले थ्रेड बनाते हैं और थ्रेड से फिर कपड़ा बनाते हैं। तो उस क्लॉथ को बनाने के बाद वो जो टेक्सटाइल मिल्स का काम है तो वो क्या कहलाएंगी? वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि वो रॉ मटेरियल ले रही है। कॉटन इज रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स, क्लॉथ के अंदर कन्वर्ट करा उसको, तो ये क्या हो गई? मैन्युफैक्चरिंग। फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, तो इसके अंदर हमने बिरयानी, यानी इसका मतलब है जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी फूड के बिजनेसेस हैं, वो सारे किस में आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। तो हमने ये 3 तरह के बिज़नेस पढ़ लिए। इसका मतलब ये है कि इसके अलावा कोई और बिज़नेस है ही नहीं। या तो बिज़नेस सर्विस बिज़नेस होता है, या तो बिज़नेस ट्रेडिंग बिज़नेस होता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस होता है। तो आप अपने इर्द गिर्द तमाम बिज़नेसेस को सोच सकते हैं जो आपके करीब हैं और सोच लें क्या वो सर्विस बिज़नेस है, क्या वो ट्रेडिंग बिज़नेस है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है। इन 3 के अलावा वो कोई भी बिज़नेस नहीं होंगे। सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा और समझ आ जाएगा। ठीक, तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अकाउंटिंग, डेफिनेशन और फिर उसके बाद बिज़नेस की टाइप्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला फंक्शन है मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन। फंक्शंस का मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब है कि अकाउंटिंग में कौन कौन से काम किए जाते हैं। फंक्शन का मतलब ये नहीं है कि कोई शादी का फंक्शन है तो वो वाला फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या होता है कि किसी चीज़ में, किसी भी डिवाइस में कौन कौन से काम हो जाते हैं वो कहलाते हैं उसके फंक्शंस। तो अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं? अकाउंटिंग में क्या क्या होता है? तो अकाउंटिंग में सबसे पहला काम है कि अकाउंटिंग के अंदर मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन को मेंटेन किया जाता है। तो इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने का मतलब क्या है? वो जो बिज़नेस के अंदर रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है कि आज आपने 10,000 रुपये की कोई चीज़ बेची है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको अपने पास लिखना भी तो है। तो उस इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने का काम सबसे पहला काम है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है इसको मेंटेन कौन करेगा? इस इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करेंगे आप, मतलब कि अकाउंटिंग पढ़ने वाले। अकाउंटिंग पढ़ने वाले कौन होते हैं? अकाउंटेंट। तो सबसे पहला काम है इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना और ये करेगा अकाउंटेंट। अकाउंटेंट इस इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करेगा, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाएगा। अब इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के बाद क्या यूज़ भी करेंगे? हाँ भाई, इन्फॉर्मेशन को यूज़ भी करेंगे, वरना उसको मेंटेन करने का फ़ायदा ही क्या है? इन्फॉर्मेशन का यूज़ भी होगा। क्या यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जा रही है इसका एक पर्पस है। इसका पर्पस ये है कि हमें पता चल सके कि हमारे बिज़नेस ने एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट कमाया है और क्या लॉस हो गया उसको। तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ही तो प्रॉफिट और लॉस का पता लगाएंगे। तो उस इन्फॉर्मेशन को से कोई यूज़ करेंगे तो फिर पता चलेगा कि आपके बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और यूज़र्स इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे हैं। इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाएगा बहुत सारी दफ़ा। इन्फॉर्मेशन वो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड करी है, यानी कि अकाउंटिंग, उस अकाउंटिंग को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करना, मेंटेन नहीं करना, बल्कि किसी को प्रोवाइड भी करना है। प्रोवाइड जैसे किसको किया जा सकता है? जैसे हमने पढ़ा ऊपर, इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जा सकता है। इन्वेस्टर बोले हमें आपके बिज़नेस के बारे में जानना है, हम आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आप जब प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन तो वो उस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे? यूज़ करके फिर वो एक डिसीजन लेंगे। कौन सा डिसीजन? कि क्या उन्हें इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने का एक ही पर्पस नहीं है कि प्रॉफिट और लॉस मालूम किया जाए, बल्कि इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के बहुत सारे मकसद हैं और बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर 3 काम हैं: इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। आप जिसको प्रोवाइड करेंगे तो फिर वो बंदा यूज़ ही तो करेगा। तो अब हम आगे बढ़ के ये देखते हैं कि अकाउंटिंग, ये जो इन्फॉर्मेशन को हमने बोला यूज़ करना है, कौन यूज़ करेंगे? यूज़ करने वाले कौन होते हैं? यूज़र्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से यूज़र्स हैं? तो सबसे पहला यूज़र, अच्छा तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स के लिहाज से यहाँ पे 2 तरह के यूज़र्स में डिवाइड किया गया है, एक इंटरनल यूज़र्स और एक एक्सटर्नल यूज़र्स। अब ये इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो इंटरनल्स का मतलब है कंपनी के अंदर के लोग, यानी कि जो कंपनी के इंटरनल मैटर्स में होते हैं। कंपनी के इंटरनल मैटर्स में कौन? कंपनी का ऑनर। कंपनी का ऑनर कंपनी के इंटरनल मैटर्स को देखता है, यानी कि उसको क्या देखना होता है? ऑनर को ये इंटरेस्ट होता है कि क्या उसका बिज़नेस प्रॉफिट कर रहा है या उसका बिज़नेस लॉस कर रहा है।
तो ऑनर आएगा, ऑनर रिकॉर्ड खोलेगा, देखेगा कि भाई वो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उससे पता चल जाएगा उसका बिज़नेस सही चल रहा है या नहीं। उसने मैनेजमेंट हायर करी हुई है, वो मैनेजमेंट उसके बिज़नेस को, ऑनर के बिज़नेस को सही से चला रही है, प्रॉफिट कमा रहा है बिज़नेस या नहीं कमा रहा, क्या पोजीशन है उसकी बिज़नेस की। तो ऑनर इसलिए इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा क्योंकि वो इंटरेस्टेड है इन द प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए वो उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा। दूसरी मैनेजमेंट, तो ये ऑनर और मैनेजमेंट दो ही इंटरनल यूज़र्स हैं। ये इंटरनल यूज़र्स क्यों हैं? क्योंकि ये बिज़नेस के अंदर के लोग हैं, ये बिज़नेस को अंदर से देख रहे हैं। तो अब ये मैनेजमेंट क्यों देखेगी? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन को यूँ यूज़ करेगी ताकि वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कुछ प्लानिंग कर सकें और कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकें। मेन मोटिव इनका ये है कि वो जो डिसीजन लेने होते हैं बिज़नेस के अंदर, डे टू डे ऑपरेशंस के डिसीजंस, वो कौन लेती है? मैनेजमेंट। क्योंकि ऑनर तो बिज़नेस में आता ही कभी कभी है, सारे डिसीजंस कौन ले रहा होता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट किस बेसिस के ऊपर उन डिसीजंस को लेगी? तो वो उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड, वो जो डेटा है उनके पास, डेटा को यूज़ करेंगे वो फॉर प्लानिंग करेंगे कि अब हमने क्या करना है, कंट्रोलिंग कि अब हमने इस चीज़ को रोकना है, इस चीज़ को बढ़ाना है, या डिसीजन मेकिंग। तो ये तीनों काम करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगी। तो मैंने आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र को दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। और इंटरनल यूज़र में ऑनर है और मैनेजमेंट है, और दोनों क्यों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना चाहेंगे ये आपसे डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग के एक्सटर्नल यूज़र्स। तो एक्सटर्नल यूज़र में सबसे पहला एक्सटर्नल यूज़र है इन्वेस्टर। एक्सटर्नल यूज़र का मतलब है कि बिज़नेस से बाहर वाला यूज़र, जो बिज़नेस का पार्ट नहीं है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा। तो एक्सटर्नल यूज़र क्यों इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है ये इन्वेस्टर? क्योंकि बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, ये देखना चाहता है आपका बिज़नेस कैसा काम कर रहा है। तो अभी हमने जब ऊपर भी बात करी थी कि इन्वेस्टर ने क्या करा था, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को चेक करके डिसीजन लिया था कि इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो यानी कि इन्वेस्टर जो है वो असेस कर रहा है आपकी हेल्थ टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए वो बिज़नेस की हेल्थ को चेक कर रहा है कि बिज़नेस कैसा है, उसके अंदर वो इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं। दूसरे सप्लायर। तो सप्लायर आपके बिज़नेस में क्यों आपके इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है? क्योंकि सप्लायर, पहली बात, सप्लायर होता कौन है? तो सप्लायर वो बंदा है जो आपको गुड्स प्रोवाइड करता है बिज़नेस में। गुड्स मतलब वो चीज़ें जो आप बिज़नेस के अंदर बेच रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल ऊपर यूज़ करी कि एक बैग्स का बिज़नेस है, तो वो जो बैग्स की शॉप है उनको जो बैग प्रोवाइड करेगा वो फैक्ट्री वाला, वो क्या कहलाएगा? उनका सप्लायर, क्योंकि वो उनको गुड्स सप्लाई कर रहा है। तो वो जो सप्लायर है वो बिज़नेस को, अक्सर बिज़नेस सप्लायर से स्टॉक वो बैग्स खरीद रहे होते हैं, किस पर? उधार पर। तो जब वो उधार पर खरीदेंगे तो क्या आप अगर किसी के सप्लायर हों, आप किसी शॉप को कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं और आप उसकी देखेंगे ये शॉप तो चलती ही नहीं है, तो आप उसको वो चीज़ सप्लाई करने में देखेंगे कि क्या अगर मैंने इसको ये चीज़ दे दी तो क्या ये मुझे वापसी एबिलिटी है इसके अंदर पे करने की। तो बिज़नेस की एबिलिटी चेक कर रहे होते हैं सप्लायर कि इस बिज़नेस को अगर हमने गुड्स दे दिए तो क्या ये इसको हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, ये हमारे गुड्स ख़राब तो नहीं हो जाएंगे, इनके पास पता चला बिके ही नहीं और इन्होंने फिर बाद में बोला ये तो बिके ही नहीं रहे। तो वो सप्लायर बिज़नेस को चेक करने के लिए कि क्या ये बिज़नेस प्रॉफिट कमाता है या नहीं कमाता, इसलिए सप्लायर भी बिज़नेस की जो एबिलिटी है पे करने की वो चेक कर रहे होते हैं। तो वो कैसे पता चलेगी? अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। तीसरा, कोई क्रेडिटर या बैंक। तो मैं आपको, क्रेडिटर कौन है? वो बंदा जो बिज़नेस को उधार दे रहा है। तो कोई बंदा भी हो सकता है और बैंक भी हो सकता है। तो क्या किसी को भी आप उधार ऐसे ही दे देते हैं? नहीं। उधार जब भी हम किसी को देते हैं या बैंक के पास जाते हैं, बैंक से अगर आप बोलेंगे कि बैंक मुझे इतने लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक ये देखेगा आप कमाते क्या हैं, आप करते क्या हैं, आपकी क्रेडिट वर्थनेस क्या है। आपने उनसे उधार लिया, पहली चीज़ तो वो आपको उधार ऐसे देंगे ही नहीं, वो आपकी ये देखेंगे कि आपकी अर्निंग कितनी है, उस लिहाज से उधार दिया जाता है। जैसे आप जाके बोलेंगे मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो आपको वो 10 लाख रुपए देने में भी सोचेंगे, ठीक। और अगर कोई ऐसा बंदा जो 10 लाख रुपए पर मंथ कमाता है और वो जाके बोलेगा कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसको वो 1 करोड़ भी आसानी से दे देंगे। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम इतनी है, उसका प्रॉफिट इतना है, उसकी अर्निंग इतनी है कि उसको वो आराम से लोन दे सकते हैं, क्योंकि पता चल रहा है ये बिज़नेस, ये जो पैसे ले रहा है ये इसको वापसी कर सकता है। लेकिन वो बंदा जो अभी कुछ भी नहीं कमाता, उसको तो बैंक 1 लाख रुपए देते हुए भी सोचेगा कि अगर मैंने इसको 1 लाख रुपए दे दिया तो ये क्या करेगा, ये तो हमारे पैसे लेकर भाग जाएगा, या भागेगा भी नहीं तो हमें क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, हमारे पैसे ये टाइम पर वापसी नहीं कर पाएगा। तो बैंक भी जब आपका बिज़नेस लोन के लिए बैंक जाता है, पैसे मांगने के लिए लोन बैंक जाता है, तो बैंक वाले आपके बिज़नेस का रिकॉर्ड चेक करते हैं और वो चेक करके देखते हैं कि आपकी एबिलिटी है उस प्रॉफिट को, उस क्या आप प्रॉफिट कमा रहे हैं कि आप उस लोन को वापसी कर सकेंगे या नहीं। नंबर 4 आते हैं एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ क्यों आपकी इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे? एम्प्लॉयज़ को क्या लेना देना कि आपका बिज़नेस कैसे चल रहा है।
तो भाई एम्प्लॉयज़ वो हैं जो आपके बिज़नेस में काम कर रहे हैं। आप किसी बिज़नेस में काम कर रहे हैं तो आप ये भी तो देखना चाहेंगे कि जिस आप कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या वो कंपनी इस हालात में है कि वो फ्यूचर में चल पाएगी, ठीक है? आपकी सैलरी के इंक्रीज़ होने का कोई पोटेंशियल है, यानी आपकी सैलरी फ्यूचर में इंक्रीज़ हो पाएगी, यानी अगर ऐसा बिज़नेस हो जो ऑलरेडी लॉसेस में है। तो जब लॉसेस वाला बिज़नेस होता है तो उसके एम्प्लॉयज़ की एक तो सैलरीज़ में इंक्रीज़ के चांसेस भी कम होते हैं। दूसरी बात, उस एम्प्लॉय को कभी भी उसकी जॉब से निकाला जा सकता है, क्योंकि बिज़नेस ही जो है वो इतना लॉसेस में है कि वो कभी भी बंद हो सकता है। तो एम्प्लॉय इंटरेस्टेड होता है जॉब सिक्योरिटी के लिए कि उसकी जॉब सिक्योर रहे, और जॉब सिक्योर कब होगी? जब वो कंपनी, जब वो बिज़नेस सही काम कर रहा होगा, उसे पता होगा कि बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, तो उसकी जॉब सिक्योर होगी और पोटेंशियल भी होगा कि उसकी सैलरी इंक्रीज़ होगी। तो एम्प्लॉयज़ को इस लिहाज से वो भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड को चेक कर रहे होते हैं कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है लॉस। तो इस तरीके से आप भी अगर किसी ऐसी कंपनी में काम करें जो बहुत ज़्यादा सालों से लॉसेस में या बहुत ज़्यादा टाइम से लॉस में है, तो आपको उस जॉब से स्विच करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो बिज़नेस फिर कभी भी बंद हो सकता है और फिर आपको सडनली आप अपनी जॉब जो है वो लूज़ कर देंगे। इससे आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ यूज़र स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत है? तो भाई जब हम स्टडी करते हैं, आप भी जब अभी पढ़ेंगे अकाउंटिंग, तो हो सकता है आपने किसी बिज़नेस का रिकॉर्ड देखना हो उसको सीखने के लिए कि क्या तरीका होता है, रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो उस अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन, उस बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी? उस अकाउंटिंग को देखकर, उस बिज़नेस की अकाउंटिंग को देखकर। तो स्टूडेंट्स भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर उस बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस को समझ सकें, अपनी प्रैक्टिस कर सकें। लास्ट वन, कस्टमर्स। तो कस्टमर्स कौन होते हैं? कस्टमर वो लोग हैं जो कि आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो कस्टमर्स भी क्या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं? तो उसका जवाब है येस, कस्टमर्स भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं, क्योंकि कस्टमर्स भी कंसर्न रखते हैं अबाउट द बिजनेस स्टेबिलिटी एंड द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। क्यों? क्योंकि आप अगर एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और आपको पता है, आप वैसे भी जब प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो हम एक तो प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं और दूसरी बात ये देख रहे होते हैं ये किस कंपनी का है। अगर हमें पता है ये कंपनी बहुत बुरे हालात हैं, इनके लॉसेस कर रहे हैं, तो ये कंपनी कभी भी बंद हो सकती है और हमें उनके प्रोडक्ट पर भी फिर डाउट होना शुरू हो जाता है। तो कस्टमर जो हैं वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे होते हैं ये देखने के लिए कि कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है इसका मतलब है उसका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। तो कंपनी कि एक तो स्टेबिलिटी और उसके प्रोडक्ट क्या मिलता रहेगा, क्योंकि जैसी कंपनी लॉस में आएगी तो उसका प्रोडक्ट भी मिलना बंद हो जाएगा। तो कंपनी, हम भी ये चाहेंगे कि हमने उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो जो बहुत बड़ी कंपनी है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो उससे एक तो लोग जो ब्रांड होता है वो बनता ही कब है? जब वो बिज़नेस बहुत अच्छी ग्रोथ पर हो। तो हम जब उसका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो हमारी भी एक वैल्यू क्रिएट होती है कि हम एक बड़ी कंपनी का, एक अच्छी कंपनी का कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमें ऑथेंटिसिटी भी ज़्यादा दिखती है।